नमस्कार। बहस के इस विशिष्ट कार्यक्रम अब उत्तर चाहिए में आज आपका स्वागत है। फिर से मैं अमिताभ अग्निहोत्री। आज हम एक उस मसले पर बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हिंदुस्तान में दक्षिण भारत से हुई। राजनीतिक दलों ने बिना परिश्रम के वोट पाने के प्रयास में एक नई तरकीब खोजी कि मतदाताओं को बहुत कुछ मुफ्त में देने का आश्वासन दे दीजिए और उसके बदले में उन लोगों से वोट ले लीजिए। बात वहां से शुरू हुई, दक्षिणी राज्यों से। रंगीन टीवी, जयललिता और करुणानिधि अब दोनों नहीं रहे इस दुनिया में। उन लोगों के समय में इसकी बड़ी प्रतिद्वंदिता थी। किसी ने कहा कलर टीवी, तो दूसरे ने कह दिया कि मंगलसूत्र देंगे, तो फिर दूसरे ने कह दिया कि हम गले की चेन देंगे। वहां से होते होते ये स्थिति भी आ गई कि 5 किलो देशी घी सरकार बनने पर मुफ्त देंगे, यहां तक हास्यास्पद वादे हो गए। उसी सिलसिले में लैपटॉप, टैबलेट, स्कूटी, मोबाइल फोन, पायल, जंजीर, झुमका, ये तमाम चीजें। और अरविंद केजरीवाल ने एक नया फॉर्मूला खोजा दिल्ली में, जो चुनावी बिसात पर हिट रहा, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि हमको वोट दीजिए, बिजली का बिल आधा और पानी बिल्कुल मुफ्त। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। अब केजरीवाल जी जिस भी राज्य में जा रहे हैं, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, वो इसी सूत्र वाक्य को गायत्री मंत्र की तरह साधे हुए हैं। लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, वो केवल इतने कहते हैं कि बिजली का बिल आधा कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। इतने में जय जयकार है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव से पहले लैपटॉप पर घल्लूघारा है, संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने। अखिलेश जी ने अपनी सरकार में लैपटॉप बांटा था, कुछ थोड़ा बहुत टैबलेट भी बटा। हालांकि बट पूरा लैपटॉप और टैबलेट दोनों में से कोई नहीं पाया, लेकिन शुरुआत हुई थी। आज आजमगढ़ में उन्होंने फिर कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को पार्टी की ओर से दिया। भाजपा को लगा कि हाँ, ये लैपटॉप वाला फार्मूला अच्छा है, तो उसने भी एडॉप्ट कर लिया कि भाई हम लैपटॉप हम भी बांटेंगे। अब यहीं से रार शुरू हो गई। इसी रार को बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत की राजनीति वैचारिक तौर पर उस मुहाने पर आके अटक गई, भटक गई कि हमको लगता है कि मेरिट डिमेरिट के चक्कर में मत पड़िए। वोटर को चुनाव से ठीक पहले एक बढ़िया सा लॉलीपॉप पकड़ाइए मुफ्त का और उससे वोट ले लीजिए और 5 साल राज करिए। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, विस्तृत पैनल है। अच्छा, वो मैं आपका परिचय उनसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इस पूरे मसले पर हमने एक रिपोर्ट तैयार करवाई है, जरा उसको देख लीजिए। उन बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दी जाएगी और साथ ही साथ में डेटा भी फ्री दे दिया जाएगा और कुछ संस्थानों को वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। दो 2022 के चुनाव से पहले एक बार फिर फ्री के वादों का सियासी मेला लगा है, जहां से बांटी जा रही है वादों की भरपूर खुराक। सियासी दुकानों में फ्री के तमाम ऑफर की भरमार है। बोलो क्या मांगता है यूपी। 2012 में फ्री लैपटॉप के वादे पर फिदा होकर ही तो युवाओं ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बदल दिया था। अब बीजेपी की भी योजना है 25 लाख लैपटॉप बांटने की, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है कि इन्हें याद दिलाने के लिए हम लैपटॉप बांट रहे हैं। करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश की है, वो ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कब देंगे। फिर इसके बाद
जीत का पक्का फॉर्मूला साबित हुआ है फ्री वादों का ये चंदन। शायद इसी वजह से सभी दल फिर से इसे जनता के माथे पर लगाते दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी स्मार्टफोन से लेकर स्कूटी तक का वादा किया है। फ्री बिजली और पानी से सत्ता पा चुके आप वाले अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश की सियासी प्रयोगशाला में भी यही प्रयोग अपना रहे हैं। ऐलान किया है कि तुम हमें सत्ता दो, हम तुम्हें दिल्ली की तरह फ्री बिजली पानी देंगे। बहरहाल रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मुद्दों पर लड़े जाने वाले चुनाव अब इतने हाईटेक हो गए हैं कि बुनियादी सुविधाओं से इतर अब सियासी पार्टियों के चुनावी वादों में लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी और फ्री जैसे वादे वोटरों से किए जाने लगे हैं। यानी चुनाव अनुष्ठान में लग रहा है सबके माथे पर मुफ्त का चंदन। जी हाँ, सबके माथे मुफ्त का चंदन, स्थिति यही है। मतलब राजनीतिक दलों ने समझ लिया कि आटा लाओ, दाल लाओ, मसाले लाओ, लकड़ी जलाओ, बर्तन ढूंढो, एक लंबी प्रक्रिया है खाना बनाने की, भोजन बनाने की। उसके विकल्प के तौर पर मैगी आई, गर्म पानी में डालो और नूडल और 2 मिनट में तैयार खाओ। ये मुझे लग रहा है नूडल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स राजनीतिक दलों को पसंद आ गई। इतनी मेहनत क्यों करो, 2 मिनट में रिजल्ट लो। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस से पार्टी से हमारे साथ हैं, अमित जमई समाजवादी पार्टी से, कौशल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से और आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी। ताहिरा हसन थोड़ी सी देर में जुड़ेंगी हमसे, सामाजिक कार्यकर्ता है। आमिर जमई साहब, पहले आटा लाओ, राशन जुटाओ, दिव्य रूप से उसको धो, बीनो, छानो, फटको, फिर बढ़िया से खाना बने, एक परिश्रम लगता था। तो राजनीति भी वैसी थी। अब खाना भी मैं नूडल हो गया तो राजनीति भी नूडल हो गई। ठाट से तकिया लगा के सो, जब चुनाव आए तो कह दो बुंदा फ्री, पायल फ्री, स्कूटी फ्री, मोबाइल फ्री, लैपटॉप फ्री, वाईफाई फ्री, सिनेमा फ्री, गाना फ्री, बजाना फ्री, और सरकार बना लो, है ना। बाद में देना है नहीं देना है इसकी भी कोई जवाबदारी नहीं। क्या भाई अमित जमई साहब? जी अमिताभ जी, एक तो बहुत आपको मुबारकबाद नई पारी के लिए, हम आपको दोबारा देख रहे हैं। देखिए, जो हुकूमतें जब सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ती हैं तो वो वहां के प्रदेशवासियों के लिए कुछ सपने देती हैं, जिसको बुनने के लिए वो आगे बढ़ती हैं। वो उनके सामने अपने मैनिफेस्टो के जरिए अपना एक वादा करती हैं कि हम ये काम सरकार आने पे करेंगे। अब अगर 12-17 की डिटेल तो आपके पास वैसे ही है, मुर्जबानी आपको याद है अग्निहोत्री जी, जब हमने किसानों के मामले में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में वादा किया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, क्योंकि उस जमाने में उत्तर प्रदेश का किसान कर्जा के तले दबा हुआ था, 50,000 रुपए के हिसाब से हमने लाखों किसानों का जो कर्जा था एक मीटिंग में हमने उनको मुआफ कर दिया। यह हमारा वादा था, हमने वादा निभाया। समाजवादी लोग ये समझते हैं कि जो हमारा ग्रामीण उत्तर प्रदेश है, जहां पे किसान, मजदूर, मजले, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, उनके नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए शिक्षा के लिए हमारा सपना क्या हो सकता है। 2012 में मैं अगर आपको अमिताभ जी बताऊं कि मेरे जौनपुर के गांव में कंप्यूटर 10-10 किलोमीटर की दूरी पर, ये जो कंप्यूटर डेस्कटॉप होता है वो हुआ करता था। प्रिंट आउट निकालने के लिए 10-10 किलोमीटर के दूर लोग ग्रामीण में जाया करते थे। लेकिन 2012 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे होनहार जो छात्र छात्राएं थीं, उन बच्चों को जब हमने लैपटॉप से बांटा, तो हमने सिर्फ लैपटॉप नहीं दिया, हमने सिर्फ वादा नहीं निभाया, हमने उत्तर प्रदेश के रूरल इंडिया के नौजवानों की आंखों में एक सपना पैदा किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, क्या यह बात सही नहीं है कि जब हमारी माओं से, विधवाओं से वादा किया कि उनके हाथ पे हम एक सहारा देंगे, हम उन्हें एक पेंशन देंगे, क्या वो वादा हमने पूरा नहीं किया?
अब सवाल यह है कि जो लोग धुएं में रहते हैं, जिनके आसपास धुआं रहता है, 4.5 साल आज पूरे हो चुके हैं, ये लैपटॉप के बारे में जो वादा किया गया था। अमित जी, अभी मैं रोकूंगा, एक बार सबसे प्रतिक्रिया ले लूं, फिर इसका थोड़ा और इस विषय को खोलेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन 2 टिप्पणियां मुझे जहन में आती हैं अमित जी को सुनने के बाद, उसके बाद मैं हिलाल लखवी के पास चलूंगा। पहली चीज तो ये, सबसे बड़ा गोलमाल मालूम हिंदुस्तान में क्या है? यहां का, मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहां का वोटर, चूंकि नेता भी घोषणा पत्र नहीं पढ़ता, तो वोटर से हमको अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए, ना उतना छपता है ना कोई पढ़ता है। ठीक, नेता जो मंच पर बोलता है माइक से, जनता उसी को सत्य मानती है। वो कहते यही गीता का, वेद का वाक्य है जो नेता बोल रहा, बड़ा, उसी पर वोट हो जाता है। और जब उसके आधार पर सरकार बन जाती है, आगे बहस बढ़ेगी, अगर मुझसे काउंटर करेंगे हमारे कोई मित्र तो मैं प्रमाण दूंगा। और फिर जब आदमी पहुंचता है बैंक और वहां कहता है मैनेजर से कि साहब हमने नेताजी को सुना था या फला को सुना था कि 1 लाख का कर्जा माफ, हमारा माफ करो, तो वो उसको इतनी बड़ी नियमावली पकड़ा देते हैं कि उसको पढ़ते पढ़ते आदमी पागल हो जाए और कहते हैं आपका माफ नहीं होगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं बताऊंगा। हिलाल लखवी, मसला ये नहीं, आप मछली बुला के अपने घर में 1 दिन मछली खिला देंगे, उससे जीवन कटेगा? मछली पकड़ना सिखा दीजिए, आप रहे ना रहे, हम रोटी खाते रहेंगे। हर आदमी कह रहा है हम मछली पकड़वा दे, हम तुम्हें, मेरे घर आओ मछली खिला देंगे। सीख के क्या करोगे मछली पकड़ना? फिर हमारी पालकी कौन ढोएगा अगर तुम मछली पकड़ना सीख गए? क्या यह मसला है राजनीतिक दलों के सामने? अमिताभ भाई, थोड़ा सा अंतर है बाकी राजनीतिक दलों में और कांग्रेस में। कांग्रेस को जब ये लगा कि इस तरह से दाल चावल रोटी दे करके जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने वोट लेने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने कहा नहीं, इनको सबको भोजन का अधिकार होना चाहिए। वो भोजन का अधिकार दिया था, बाकायदा अमेंडमेंट करके उनको अधिकार के रूप में दिया गया था, किसी राजनीतिक दल की कृपा पर नहीं था। जब शिक्षा की बात आई, शिक्षा में भारत जो है वो जिस स्थान पे है और जिस प्रकार की शिक्षा जो है वो चला, तो हमने उनको जो है शिक्षा का अधिकार दिया, ये उनका अधिकार था। उनसे कोई ये नहीं था कि अगर आप हमको वोट दोगे तो हम आपको देंगे, कोई वादा नहीं था। वो हमने उनको अधिकार के रूप में दिया, जिससे कि राजनीतिक दल उनको ये शिक्षा और इसका जो वादा करके और भटकाते थे, उनकी गरीबी का मजाक बनाते थे, उसको कांग्रेस ने खत्म किया। इसका क्रेडिट तो आप कांग्रेस को देंगे ही देंगे। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां के पर कांग्रेस ने वादा किया है। जो कर्ज माफी की हम बात करते हैं, तो इस वक्त किसान जिस आर्थिक स्थितियों से गुजर रहा है, क्या आपको अमिताभ भाई नहीं लगता है कि इस वक्त उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए? ये चुनावी वादा है या ये एक किसान जो कि आर्थिक रूप से इस वक्त बुरी तरह टूटा हुआ है, उसको ये मदद मिलनी चाहिए? हमने खाली उसको यही नहीं कहा है कि हम कर्ज माफ करेंगे, बल्कि कांग्रेस ने ये कहा कि आपका एमएसपी बढ़ाएंगे। जो आप मछली पकड़ने की बात बता रहे थे कि जो कांग्रेस का वादा है वो कर्ज माफ करने का नहीं है, उनको जो है वो एमएसपी दिया जा रहा है, गन्ने का मूल्य को बढ़ा दिया जा रहा है, उनको धान का और गेहूं का मूल्य बढ़ा के दिया जा रहा है। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुफ्त प्रलोभन है। जी हिलाल भाई, ये भी अपने आप में एक सच है, जो आंकड़े दिखाते हैं। आपने बुनियादी, जी आपने कुछ बुनियादी मसले उठाए। ठीक हिलाल भाई, मैं फिर आऊंगा आपके पास। कौशल जी, आपके पास सबसे अंत में आऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश दोनों जगह आपकी सरकार है, इसलिए सबसे अंत में आपसे टिप्पणी लूंगा। मैं अभी सैयद मोहम्मद तकी साहब के पास चलूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। उससे पहले एक बात कहूं, ये कर्जा माफी किसी समस्या का समाधान नहीं। अगर समस्या का समाधान होता तो अब तक समस्या समाप्त हो चुकी होती, एक। और दूसरी बात ये, सिर्फ किसान का जब कर्जा माफ होता है तो ढोल बजता है, नगाड़ा बजता है, दुंदभी बजती है, और किसी को पता भी नहीं लगता जब कॉरपोरेट सेक्टर का
किसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा कर्जा सिंगल स्ट्रोक में माफ हो जाता है। यह भी रहस्य है, इसको भी समझिए। खैर, सैयद मोहम्मद तकी साहब, आपकी पार्टी ने तो एक चुनावी मंत्र सिद्ध कर लिया। अरविंद जी केवल उसी के इर्द गिर्द अपनी बात रखते हैं कि भाई हमको लाओ बिजली का बिल आधा और पानी फ्री। मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है कि आजादी के 7 दशक के बाद भी देश की ऐसी स्थिति कि इन नारों पर रीझ जाएं लोग और वोट करने लगे। सैयद मोहम्मद तकी जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी नई पारी के लिए आपको धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब से भारत आजाद हुआ है हमेशा व्यवस्था रही है, ये कोशिश की गई है कि जनता को जो है शिक्षा फ्री मिले, उसको इलाज फ्री मिले। इसलिए जो है स्कूल, सरकारी स्कूल बनाए गए, इसीलिए सरकारी अस्पताल बनाए गए और जो PSUs बनाए गए थे उनके पीछे भी वजह ये थी कि जनता को जो उसकी जरूरियात की चीजें हैं वो कम से कम दामों में मिले। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि जब किसानों का लोन माफ होता है, जब जनता के लिए कुछ किया जाता है तो बड़ा शोर मचता है, लेकिन जब 50,000 करोड़ का और कई लाख करोड़ का लोन और कर्जा माफ कर दिया था, टैक्स माफ कर दिया था कॉर्पोरेट्स का, तो उसके ऊपर कहीं आवाज भी नहीं उठती। तो सारी परेशानी जनता को फ्री मिलने से क्यों? क्योंकि सारी व्यवस्था जो बनाई गई है वो जनता को केंद्र बिंदु में रख के बनाई गई है, जनता को फैसिलिटी देने के लिए बनाई गई है। अब जनता ये बिजली फ्री क्यों पसंद कर रही है? क्योंकि बढ़ी हुई बिजली की रेट से परेशान है। अगर 12 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट बिजली की मिलेगी लोगों को, और आपने देखा पिछली बार जब कोयले की कमी के दौरान सरकार ने 17 रुपए 18 रुपए बिजली खरीदी है, तो सरकार 17-18 रुपए बिजली खरीद रही है, 16 रुपए बिजली खरीद रही है, तो जनता को किसमें इतने रेट में बिजली देगी? और लगातार जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, स्कूलों की फीस बढ़ रही है, जनता को कहीं से रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा। वही जनता है जो अभी कोरोना की मार झेल के आई है, वही जनता है जिसकी दुकानें 3-3 महीने बंद रही हैं, जिनको लोगों को बिजनेस नहीं मिला है। कई लोगों ने आप देखा लगातार आत्महत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो युवा जो हैं वो गोमती में छलांग लगा रहे हैं, युवा नौकरी मांग रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं, उनका सर फोड़ा जा रहा है। तो जनता को हम क्यों नहीं दे सकते? जनता के लिए भी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने जो डेमोक्रेसी बनाई है, जो संविधान बनाया है, जो लोकतंत्र बनाया है, वो भारत के लोगों के लिए बनाया है। भारत के लोगों का अधिकार है भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे। जो कोयला उत्पन्न होता है उस पर पहला अधिकार भारत के लोगों का है। ठीक। जो सूरज होता है उस पर अधिकार भारत के लोगों का है। जो सी किनारे कोस्टल एरिया जहाँ सनवेव्स आती हैं, इनसे बिजली पैदा हो सकती है, उस पर अधिकार भारत के लोगों का है। तो भारत के लोगों को सैयद मोहम्मद तकी साहब, आपकी बात ठीक, मैं आपको रोकूंगा, आप भाजपा के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हमारा विरोध इससे नहीं कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा चले। भारत ने वही रास्ता चुना था आम आदमी पार्टी के जन्म से पहले, ठीक है ना? वो मसला ही नहीं, सपा के जन्म से पहले वही रास्ता चुना हमने, कल्याणकारी राज्य। संविधान में भी वही लिखा, वेलफेयर स्टेट। मेरा कहना यह है, कहीं चूड़ी, कहीं बिंदी, कहीं पायल, कहीं बिछिया, कहीं अंगूठी, कहीं टीवी, कहीं स्कूटी, कहीं मोबाइल, इससे भारत में सत्ता निर्धारण करना चाहते हैं क्या आप लोग? ये तरीका ठीक नहीं है। इसमें मेरिट डिमेरिट का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो भंडारे जैसा मामला हो जाता है कि भाई एक थाली, एक लोटा और एक कंबल भी मिलेगा और भोजन अलग से, तो वहां तो भीड़ लगी जाती है। तो वोट मिलना कौन सी बड़ी बात है? कृपालू जी महाराज के यहां एक भंडारा हुआ था तो उसमें 40-50 लोग दबके मर गए थे। इसलिए भंडारा टाइप की राजनीति ठीक नहीं देश के लिए। कौशल मिश्रा जी, जनता दे रही है जी। कौशल मिश्रा, मसला ये ने आपके लिए नहीं कहा, मैंने सबके लिए कहा है ना, पूरी राजनीतिक बिरादरी के लिए कहा है, केवल आम आदमी पार्टी का मसला नहीं, ये बीमारी सब में। कौशल मिश्रा, मेरा सवाल वही, उसको अगर मैं सिंगल लाइन में कहूं, मेरे घर आ जाओ, मछली खिलाऊंगा सोमवार को, बाकी दिन क्या करेगा आदमी? और आप नहीं रहे तो क्या करेगा आदमी? एक तरीका। दूसरा तरीका होता है, चलो मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखा दूं, मैं रहूं ना रहूं तुम्हारे हाथ में हुनर रहेगा। हम भारत में जो राजनीति देख रहे हैं वो दूसरे तरह की देख रहे हैं कि आ जाओ मेरे घर में मछली खिला दूं और फिर मेरी जय जयकार करो।
हम तुम्हें लैपटॉप देंगे, हम तुम्हें मोबाइल देंगे, कोई कह रहा है स्कूटी देंगे। अच्छा मान लो एक और मेरे दिमाग में खतरा, बाद में उस पर अमित जमई से, हिलाल साहब से सबसे प्रतिक्रिया लूंगा, अभी कौशल मिश्रा से बात करूंगा, लेकिन एक प्रश्न सबके लिए छोड़ रहा हूं। मान लीजिए कोई ऐसा थेथर राजनीतिक दल आ गया, थेथर समझते हैं ना, नीतीश बाबू ने एक बार मुझसे कहा था ये थेथरोलॉजी है अग्निहोत्री जी, थेथरोलॉजी उन्होंने कहा ये पूरा शास्त्र है। खैर मान लीजिए कोई ऐसा थेतर दल आ गया जो आप लोगों से भी आगे वाला हुआ और उसने ये कह दिया कि भाई हम पार्टी हमारी पार्टी ये वादा करती है कि हमको वोट देना तो हर परिवार को जिसके पास 4 पहिया की गाड़ी नहीं है 4 पहिया की गाड़ी मुफ्त मिलेगी, 5,000 रुपया पेट्रोल का भी देंगे, तब चुनाव बाकी लोग कैसे लड़ोगे ये हमको पूछेंगे अभी। कौशल मिश्रा। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे देश को एक ऐसी राजनीति की जरूरत है जहां पर मछली खिलाना नहीं, मछली पकड़ना सिखाया जाना चाहिए। और इसी लाइन पे चलते हुए जो आदमी की बेसिक नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड, हमारी पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं बहुत ही क्लियर है कि जो भी किसी भी जाति धर्म को क्रॉस करते हुए सबका साथ और सबका विकास के फॉर्मूले पे चलते हुए जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए सब कुछ करना, यानी कि जो गरीब हैं उनके लिए सारी योजनाएं हैं। लेकिन जो लोग अपना पेट खुद भर सकते हैं, जो कमा सकते हैं, जिनके इनकम टैक्स से देश चल सकता है, उनके ऊपर बर्डन डाल करके गरीबों को उस काबिल बनाना कि सब उस रेंज में आ जाएं, सब उस लेवल पे आ जाएं। यही एक सच्ची सुव्यवस्थित राजनीति का तरीका है। ये बोलने में अच्छा लगता है कौशल, ये बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन मसला ये प्रैक्टिकलिटी में आप भी भटक जाते हो ना महाराज, आप भी कहते हो आओ 2-2 हाथ कर लो। देखिए सर सुन तो लीजिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना एक फॉर्मूला लेके आई है कि जब हम आएंगे तो बिजली पानी फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फ्री की राजनीति करने से केवल राजनीति का स्तर नीचे होगा, लोगों का भला नहीं होगा। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, ये गूगल पे देख सकते हैं, जीडीपी का आंकड़ा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं उसको पढ़ना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है वो 14 करोड़ 60 लाख मिलियन है, और जबकि प्रदेश की आबादी है करीब 22 करोड़ के आसपास। अब आ जाइए दिल्ली पे, दिल्ली का जो जीडीपी है वो करीब 7 करोड़ के आसपास है, यानी कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जीडीपी में केवल दूने का फर्क है। और जब हम आबादी को देखते हैं तो आबादी, दिल्ली की आबादी करीब 2.5 करोड़ के आसपास है मैक्सिमम, 10 गुने का अंतर और उससे करीब 8 गुनी ज्यादा प्रदेश की आबादी है। तो क्या ये मुफ्त के फॉर्मूले को ललचा करके, दिखा करके, वोटर को बहला फुसला करके प्रदेश को कैसे चलाएंगे? तो एक ऐसा वादा जो प्रैक्टिकल है ही नहीं, उसको दिखा करके वोट लोलुपता क्या दिखाती है? ये एक अवसरवादी राजनीति है। प्रदेश की जनता समझदार है, उसे पता है कि ये जो लालच दिया जा रहा है, ये लालच से प्रदेश का विकास नहीं होगा। आज देखिए जो देश की इतनी योजनाएं हैं जो सेंटर से चलती हैं, उसमें करीब जो उत्तर प्रदेश है वो नंबर 1 पे है सारी योजनाओं को लागू करने के लिए। ठीक है कौशल, मैं रोकूंगा, से पैसा चलता है तो सीधे अकाउंट में जाता है। कौशल मैं रोकूंगा, बाकी योजनाओं पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। अभी फिर हम इस ट्रेंड पर ही चर्चा आज करने आए थे। मैंने एक सवाल खड़ा किया था कि आप लोगों ने जो रास्ता खोल दिया, गली से गाड़ी शुरू की थी, अब आ गई हाईवे पर, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करती हुई दक्षिण से उत्तर। मान लीजिए कोई और स्वनाम धन्य राजनीतिक पार्टी जन्मी भारत में, या आप ही लोगों में से किसी को ये हुक उठी और उनने कहा भाई अब की ब्रह्मास्त्र चला देंगे, बोले हर घर को कार मुफ्त, 5,000 रुपया पेट्रोल के लिए भी उससे अपना घूमने जाओ, पान खाने जाओ, सिनेमा जाओ तो गाड़ी ले जाओ। जमाई साहब फिर कैसे चुनाव लड़ोगे आप सब लोग? फिर तो उत्तर प्रदेश में बवाल मची जाएगा, सुनामी आ जाएगी।
नहीं मानो तो घोषणा करके देख लो, तब तो फिर सारा कुछ राजनीतिक दर्शन एक किनारे और ये लुभावनी योजना है एक तराजू। अमित समझ साहब। जी सर। अग्निहोत्री जी, मैं कुछ 2-3 चीजें छोटी छोटी, आपने जो प्रोग्राम का शीर्षक दिया है चंदन तस्कर, मैं तो इसको कहूंगा चंदन तस्कर कहिए, झूठे वादों के तस्कर। हम सीधी सीधी बात ये पूछ रहे हैं कि 5.5 साल बाद आज मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को लैपटॉप या टैबलेट कैसे याद आ गया? आज हमारे मुख्यमंत्री जी को जो टीचरों की भर्ती हुई थी, अमिताभ जी आप तो हमेशा प्रोग्राम दिखाते हैं, जो इन्होंने भर्तियां अभी की थी, हाईकोर्ट ने कहा कि इसके अंदर भारी अनियमितताएं आई हैं और शायद वो भर्ती दोबारा रुक जाएगी। समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि सरकार चलाने का मतलब यह है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश जो एक बहुत ही विकराल कृषि संकट से गुजर रहा है, भाई देखो, तो किसानों के लिए इस सरकार को क्या करना चाहिए था? इस सरकार को किसानों के जो बेटे और बेटियां हैं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन करके सड़क पे हैं, उनके नौकरी के लिए क्या करना चाहिए था? 4.5 साल ये दिखाता है कि पूरे प्रदेश में एक इन्वेस्टमेंट अमिताभ जी नहीं हुआ। पूरा अभी जो प्रधानमंत्री जी को भी इन्होंने बदनाम करा दिया इसके अंदर। योगी जी ने गलत फीडबैक दिया कि उन्होंने अस्पताल बना दिए। आप बताइए कि जौनपुर में जो राज्य मेडिकल कॉलेज है, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, अखिलेश यादव जी के जमाने में 17 में उसको लॉन्च होना था, 17 से लेकर 21.5 तक इन्होंने उसमें एक ईंटा नहीं रखने दिया। ऊपर से कपड़ा और जाली लगा के अमिताभ जी अभी तस्करों से, झूठे तस्करों से पूछिए। ठीक मेरा ठीक है जब भाई एक बार रुकना होगा। हिलाल नकवी जी, मेरा मूल स्वर आरोप प्रत्यारोप का नहीं था आज, मेरा मूल स्वर आज बहस, ठीक है जमाई साहब, ठीक है हिलाल नकवी साहब, मेरा आज मूल स्वर सिर्फ इतना समझना था, इस तरह की राजनीति का कोई अंत नहीं, जिसके मन में जितनी बड़ी घोषणा आ जाएगी करके निकल जाएगा, क्योंकि हमारे यहां चुनावी घोषणा लीगल बाइंडिंग नहीं है। मैंने इसके लिए भी एक मुहिम चलाई थी, आपको याद होगा, कि घोषणा पत्र को कानूनी दस्तावेज की मान्यता दीजिए, फिर कहिए हम गाड़ी देंगे, लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, हवाई जहाज देंगे, 1-1 किलो सोने की ईंट देंगे, चाहे जो बोलिए, चंद्रमा पे प्लॉट देंगे, बोलिए, उसके बाद जेल जाइए। अभी तो गाल बजाओ और निकल के भागो। नकवी साहब। जी अमिताभ भाई, आपका डर निर्मूल नहीं है। 2014 के चुनाव में 15-15 लाख की घोषणा हम लोग सुन चुके हैं कि हर एक को जो है वो काला धन लेके आया जाएगा और 15-15 लाख मिलेगा। काला धन भी नहीं आया, कुछ पता भी नहीं लगा कहां गया काला धन, और 15 लाख तो भूल ही जाइए। तो जो आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, जो आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, उसकी घोषणा तो की जा चुकी है, और आज वो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने ये घोषणाएं की थी। तो इस वजह से आपका बिल्कुल सही डर है कि ये जो आपने नाम दिया है टेक्नोलॉजी, या जो नीतीश बाबू का दिया हुआ नाम है, तो वो शुरू हो चुकी है। अब सिर्फ यह है कि ये हांडी कितनी बार चढ़ेगी, ये देखने वाली बात है। बिहार ने भी इसको देखा है। हिलाल भाई, बिहार में मुश्किल हिलाल भाई बात पूरी हो जाए। देखिए आपकी जो बात है उसी को कह रहे हैं। बिहार में जिस तरह से खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए पूरा एक पैकेज दिया था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो पैकेज देंगे, आज तक नहीं आया, वो भी टेक्नोलॉजी था। और आपका डर बिल्कुल सही है जी, ठीक कि इस तरह के राजनीतिक दल वादे करेंगे फिर गायब हो जाएंगे। इनको सबके ऊपर कानूनी बाध्यता होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। मैं वही कह रहा था, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें 19-20 का फर्क हो सकता है, बाकी लंबाई चौड़ाई में है सब बराबर, है ना? जो काम बीजेपी हिलाल भाई, हम आएंगे जब अंत में मैं पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं जब समापन करूंगा तब इस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा कि सारे राजनीतिक दलों में थोड़ा ही बहुत अंतर है, कि वो तुलसीदास ने कहा ना, को बड़ छोट कहता अपराधु,
कौन छोटा कौन बड़ा कहने में अपराध है, तो सब बराबरे बराबर हैं। खैर सैयद मोहम्मद तकी, जो मामला आपने शुरू किया जिससे दिल्ली जीती, अब इच्छा है कि भाई उत्तराखंड में भी कुछ हो, गोवा में हो, पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में भी कुछ प्रेजेंस दिखाएं हम। रामलला के यहाँ चले ही गए, दर्शन कर ही आए आप। मसला वो मान लीजिए कोई आपसे भी बड़ा आ गया और जिसने ऐसे ही कह दिया कि भाई 2 BHK फ्लैट या गाड़ी या दुबई की ट्रिप या कौन पटाया बीच है वहां की यात्रा करा देंगे, तब क्या करोगे? तब तो हंगामा हो जाएगा। देखिए आ गया नहीं, आ चुका है, आपको याद होगा। नहीं, शुरू तो आप ही लोग किए हो सब मिलके भाई। नहीं, शुरू तो बहुत पहले से बीजेपी ने कर दिया था ये सब। आपको याद होगा एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें नितिन गडकरी साहब थे, फडणवीस साहब थे। उन्होंने एक जोक चुटकुला मजाक के तौर पे कहा था, जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले थे तो बीजेपी ने बड़े बड़े वादे कर दिए थे और नितिन गडकरी जी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आ गई तो ये वादे हम कैसे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आए तो पहले, जो सरकार आएगी देखा जाएगा सरकार कौन सी आ रही है। लेकिन उनकी सरकार आ गई तो उन्होंने कहा अब तो हमें सरकार आ गई, अब क्या करें। लोगों को लोग भूल जाए, कौन से लोग याद रखते हैं। उन्होंने ये बात खुद अपनी पार्टी का मजाक उड़ाया था, एक मीडिया हाउस के वो वहां पे सेशन में उन्होंने ये बात कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो लोग हैं जो कहते हैं 15 लाख मिलेंगे, भी अमित शाह जी कहते हैं तो जुमला था। और आप देखिए इनके पूरे विज्ञापन देख लीजिए, 2014 में जो प्रधानमंत्री जी कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल, ये रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिर रही, सारे भाषण उठा के देखिए। तो प्रधानमंत्री जी ने भी यही सारी बातें कही थी और वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। उनका क्या हुआ? और जनता को जो मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है वो उसके एक्सचेंज में दी जा रही है। जनता टैक्स दे रही है आज की डेट में, जीएसटी बढ़ा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जनता दे रही है। तो जनता जो टैक्स दे रही है उसका हमको कुछ उसको देना। हम पेट्रोल भी उसको महंगा दे, डीजल भी उसको महंगा दे, गैस भी उसको महंगा दे, फिर उससे कहें कि तुम इलाज भी अपना कराओ, तुम अपनी शिक्षा भी देखो, तुम अपना पानी का पैसा भी दो, तो बिजली भी महंगी दो। तो जनता क्या मूर्ख है? क्या दोनों तरफ से ढोल की तरह बजती रहेगी वो? जनता को उसको अधिकार मिलने चाहिए। आपने ठीक कहा, मैं कौशल मिश्रा के ठीक है रुको भाई, मैं कौशल मिश्रा के पास चलूंगा। जो आरोप भाजपा पर लगे हैं या सरकार पर लगे हैं केंद्र की राज्य की, उसका वो उत्तर देंगे। और एक मेरा सुझाव, हम लैपटॉप बांटे या हमारी कोशिश ये होनी इंडिविजुअल्स को लैपटॉप दें, या उससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम गांव-गांव तक ऐसे प्राइमरी स्कूल कर दें जो स्मार्ट क्लास से युक्त हो, ऐसी लाइब्रेरीज वहां बना दें जो ऑनलाइन हो, सब कुछ वहां बच्चों को सुविधा मिले। जैसे पहले साइबर कैफे होते थे, वहां पैसा देके बच्चा बैठता था, ऐसे स्कूल में कर दीजिए। सोच का मसला है, मछली पकड़ना कहां सिखाना चाहते। और जो दूसरी बात बार बार मोहम्मद तकी कह रहे थे, उस पर मुझे एक बात ध्यान आती है, ट्रांसमिशन लॉस और चोरी बिजली की, ये दो समस्याएं आप रोक लीजिए, बिजली का बिल हाफ और माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी सस्ती बिजली हिंदुस्तान भर में मिलेगी। वो रोक नहीं सकते क्योंकि उसको रोकने से चुनाव में कोई वोट का फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों करें? पंगा ले, बुराई और हो जाएगी, जहां कटिया हटाने जाएंगे वहां। तो ये कह दो भाई हम बिल माफ कर देंगे, यही सोच का अंतर है। कौशल जी, देखिए आपने सारी लोगों की बात सुनी, जो सब लोग ये कह रहे हैं उसका सिर्फ ये जवाब देना चाहूंगा कि बात बातों की नहीं है। आप हकीकत के धरातल पे जाके उत्तर प्रदेश का पिछले 4.5 सालों का डेवलपमेंट देखिए। जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं और घोषणाओं को जमीन पे उतारा गया है, अभी तक मेरी समझ में, मेरी नॉलेज में, जितना मेरा राजनीतिक समझ आई है उस समय से लेकर के अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं आई है जिसने बताया कि 6 महीने में ये रिपोर्ट कार्ड, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 4.5 साल में हर काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के दरबार में दिखा रही है और बता रही है कि हमने 4.5 साल में क्या किया। ये जो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसमें से आप बताइए, इसके पहले कब ऐसा इलेक्शन आया था जिसमें राजनीतिक दल अपने काम को दिखा करके वोट मांग रहे थे? ये पहली सरकार है जो अपने काम को दिखा के वोट मांग रही है। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी होने के बावजूद
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल नंबर 1 पे है, कोरोना के बेड नंबर 1 पे है, वैक्सीनेशन नंबर 1 पे है, कोरोना के मैनेजमेंट में WHO से शाबाशी मिली है। इसके अलावा आप दूसरे हेल्थ के बाद आगे आता हूं, हर शहर, हर मेडिकल कॉलेज, हर शहर में एक मेडिकल कॉलेज। ये इतने 70 सालों से सारे राजनीतिक दल सो रहे थे क्या? ये योजना क्यों नहीं लागू हो पाई? हमने लागू किया। और अभी पूर्वांचल की बात हो रही थी, पूर्वांचल में 9 मेडिकल कॉलेज लागू किए गए, खोले गए हैं। और जो कोई वक्ता बोल रहे थे कि जी वहां पे बिल्डिंग नहीं बनी, ये नहीं बनी, वहां पे 2021 और 22 से मेडिकल कॉलेज का सत्र चालू हो रहा है। तो ये केवल यहाँ बैठ के थेथरोलॉजी, जो आप बोले थे ना, थेथरोलॉजी करने की बजाय धरातल पे जाकर के उतर के देखिए। आप ये देखिए, यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 6 घंटे देखो कौशल अमित कुछ कह रहे हैं, अमित कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनकी। कौशल जी एक बार रुकिए, अमित जी कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन ले। समाजवादी गठबंधन को लॉन्च कराया। अरे डॉक्टर चौपाई को डाल देते उसके अंदर। कोरोना से क्या सीखा? मैं करूंगा कि यहाँ पे इतने पैनलिस्ट हैं, हर पैनल सरकार के अगेंस्ट बोल रहा है और हमारा टाइम लिमिटेड है और मैं बड़ी शांति से सुन रहा था। बिल्कुल ठीक बात। किसी के बीच में नहीं बोला। अगर आप बोलते हैं तो सुनने का मादा भी रखिए और सच सुनने की ताकत रखिए, तब राजनीति करिए। आप बताइए, क्या हमने कौन सी चीज, सारे लोगों को, जितने भी किसानों था उनका गन्ना का भुगतान किया गया, MSP से ज्यादा प्राइस दिए गए, इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोले गए, कोरोना का इतना अच्छा मैनेजमेंट हुआ, वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं उसको धरातल में उतारने में नंबर 1 है, ईज ऑफ बिजनेस में जहां कौशल मिश्रा, ठीक है, ठीक। काम किसे कहते हैं? काम इसी को कहते हैं। और हिम्मत है तो कोई भी राजनीतिक दल आए और अपने पिछले राजनीतिक हुआ है बीजेपी का, धरातल में कोई काम नहीं, सड़कों पे गड्ढे नहीं उतरे अभी तक। तो आप हमेशा जाति और धर्म की राजनीति के साथ आए हैं। ये पहला राजनीतिक दल है जिसने प्रदेश में आके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबके प्रयास से देखिएगा। अरे ठीक है, दोबारा ठीक है दोबारा आएंगे जी। कौशल जी ठीक है। 2022 में जो जनता करेगी वो करेगी, वो तो देखेंगे ही सभी लोग। एक बात मेरे दिमाग में और खड़ी होती है जी, हम भारत के राजनीति में मैं जो सबसे बड़ी अल्पता देखता हूं, न्यूनता देखता हूं, वो ये कि कुछ मुहावरे यहां आजादी के बाद से चल रहे और वो निरे झूठ हैं। जैसे एक मुहावरा भी कि हर सरकार ने ये कहा कि किसानों के लिए हम 100% कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, जवाहरलाल जी से लेके आज तक। क्या मैं किसान से पूछता हूं कि क्या भाई 70 साल 7 दशक हो गए, हर सरकार, हर मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री ऐसा बता दो जिसने कहा मैं किसान के साथ नहीं हूं। सबने कहा मैं तो किसान का ही बेटा हूं और किसान आज तक रो रहा। कुछ तो मामला है भैया, गड़बड़ है ना। वो एक सीरियल आता है ना, उसमें वो कहते दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। आप सब लोग किसान के नाम का ताबीज गले में डाले हो और किसान बधा ले, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो। हिलाल लकवी जी गलत तो नहीं कह रहा भाई। भारत की कृषि की स्थिति जवाहरलाल के समय से आज तक कब बेहतर हुई, बता दीजिए। जी अमिताभ भाई जी, देखिए जो आपने ये सवाल उठाए हैं कौशल वो अपने आप में बिल्कुल वाजिब सवाल है। अब इसमें जो अलग अलग राजनीतिक दलों ने क्या क्या किया है वो सब लोग बताएंगे आपको और सारा सब होएगा। और अमिताभ भाई आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है कि हमने वहां से शुरू किया था ये किसानी, जब भारत आजाद हुआ है, कि हम गेहूं तक की पूरा अपने मतलब भर का नहीं पैदा कर पाते तो उसको भी आयात करना पड़ता था। काफी लंबे चौड़े उसके अंदर कई एक हुए, फिर ग्रीन रिवोल्यूशन आया, कांग्रेस के वक्त पे आया है, एमएसपी कांग्रेस के वक्त के पर आई है, एग्रीकल्चर कमीशन कांग्रेस के वक्त के पर दिया गया है। और जब कभी भी किसानों के साथ कोई समस्या हुई तो वहां पर प्रधानमंत्री ने स्वयं जाकर के बात की है या उनको बुला करके बात किया है और उसके जो है मसला हल हुआ है। कभी आपने देखा है कि साल भर से जो किसान है वो बैठे हुए हों, उनके चारों तरफ कील काटे गड्ढे खोद दिए गए हों, उनको खालिस्तानी बता दिया गया
हो, उनको आतंकवादी बता दिया गया हो, उनको जो है वो टायरों के तले रौंद दिया हो। आज फिर हरियाणा में रौंद दिया गया। आज जो है वो 6 महिलाएं थी, उनमें से 3 की बेचारों की तो मृत्यु हो गई। हरियाणा में जाकर के रौंदा गया है किसान जो आंदोलित थे। तो यह आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आज क्या कारण हो गया है कि किसान जो है वो टायरों के तले रौंदे जा रहे हैं, वो भी सरकार के द्वारा। बिल्कुल वाजिब सवाल है। नहीं ठीक है, नहीं हिलाल भाई, जनता पार्टी के हिलाल जो भाई हमारे ठीक है, मित्र ठीक है, हिलाल भाई समय उतना ही है। अमिताभ भाई बस 5 सेकंड दे दीजिए, हम उसके बाद इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, वो कह रहे थे कोई सरकार ऐसी हो जिसने हर 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट कार्ड दी हो। नहीं आई है। इसलिए क्योंकि किसी की रिपोर्ट कार्ड में इतने सिफर नहीं है जितने आपके रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। और सिफर 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 0 लिखने में, रिपोर्ट कार्ड बनाने में कितना वक्त होता है। या जो पिछली सरकारों का काम है उसका नाम बदल करके रख दिया आपने। काम किया हो तो वक्त लगता है रिपोर्ट कार्ड बनाने। ठीक हिलाल भाई, ठीक रिपोर्ट कार्ड बनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ठीक हिलाल भाई, अब आप रुकना होगा मुझे। सब समय उतना ही है, 1 घंटे का। अमित साहब, एक छोटा सा सवाल, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर दूसरों से पूछेंगे, आपने क्या किया आप उस पर उत्तर दीजिएगा। 5 बार समाजवादी पार्टी, 4 बार शायद समाजवादी पार्टी के 5 चीफ मिनिस्टरशिप रही उत्तर प्रदेश में। 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी। ठीक, उत्तर प्रदेश में मैं पैदा हुआ, वहीं इतनी उम्र हो गई। मेरे घर में भी खेती किसानी, आपके घर में भी। मैंने कभी किसान को खुशहाल नहीं देखा, दौर कोई रहा हो, मौसम कोई रहा हो मित्र। मैं कभी किसान से ये नहीं ऐसे मैंने देखा जिसने कहा हो कि भैया आज जेब भरी, आज चिंता नहीं, अब की सरकार ने ऐसा कर दिया। अमित जमई और धरती पुत्र सब हो, जिससे मिलो सो कहता मैं तो किसान पुत्र हूं, धरती पुत्र हूं। बताओ भैया। देखिए, जिन 4 बार की जो आप बात कर रहे हैं अमिताभ जी, आपने बहुत ही गंभीर बात छेड़ दी आज। क्या यह बात सही नहीं है कि WTO के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद, पूरे देश में जो है जो भूमंडलीकरण के बाद जो है, जिस तरह का एक कृषि संकट, नव उदारवाद नीतियों के बाद पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में भी पसरा, यह बात सही नहीं है कि अगर नेताजी नहीं होते तो सिंचाई पूरे उत्तर प्रदेश में माफ की गई, पूरे उत्तर प्रदेश में पढ़ाई माफ की गई। क्या सिंचाई की बात यह नहीं है? क्या उस जमाने में डीजल पेट्रोल के दाम 50 रुपए से ऊपर थे? जब 55 रुपया होता था तो मोदी जी सड़क पे आके विलाप करते थे। आज 100 पार हो गया है। जब बिजली का डिजिटल हो गया है, श्रीकांत शर्मा ने, बीजेपी ने बेच दिया बिजली को, पूरे उत्तर प्रदेश में किसान आज परेशान है। नेताजी का जमाना था कि जब हमारे खाद हमारी सरकारी तरीके से उनको मिलती थी, बीज हमारे सरकारी तरीके से उन तक पहुंचते थे, तो मौतें नहीं थी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि सिंचाई माफ थी, भैया बीज उनको सस्ते दरों पे मिलता था। आज इन सब का मामला खत्म हो चुका है। नेताजी नहीं होते तो क्या जो स्वास्थ्य में जो दवाई है, ये बात सही नहीं है अमिताभ जी, ईमानदारी से बताइएगा। 1 रुपया में पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के लिए समाजवादी लोगों ने, नेताजी ने इलाज का इंतजाम किया। आज बीजेपी की पार्टी ने 100 रुपया का वो पर्चा कर दिया है। ये वो तो खैर कपिल मिश्रा बताएंगे, ठीक है। ग्रामीण उत्तर प्रदेश है। अमित जमई, ये 15 साल पहले भैया एक मिनट, जितनी बातें आपने कही मैं उनके खंडन मंडन में नहीं पढ़ूंगा, वो काम इनका है, कौशल मिश्रा का। मैं सैयद मोहम्मद तकी के पास चलूंगा और उसके बाद कौशल जी को लाऊंगा, क्योंकि उनकी बात ठीक है, सारे आरोप उन्हीं पर हैं, इसलिए उनको समय मिलना चाहिए। तकी साहब, मसला वही, राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर होता है। एक ताजा मामला आपका गूंज ही रहा है सोशल मीडिया पे, आप देख ही रहे हो, वीडियो है अयोध्या वाला, कि मेरी नानी ने कहा था कि बेटा मैं बहुत दुखी हूं, है गूंज रहा है ना। ये इसी ने 2 मिनट मैगी पॉलिटिक्स को जन्म दिया है। बोले जब जो दांव चल लगे वही चल दो, छोड़ो पीछे क्या किया था। नहीं, देखिए, भगवान राम
मर्यादित भगवान राम है, सबका सम्मान है, हर धर्म का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति उनका सम्मान करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भगवान राम ने हमेशा जो अपने वचन का निर्वाह किया है प्रॉपरली, उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने किया है। हमें रामायण में पढ़ा है, रघुकुल वीर सदा चली आई, प्राण तो जय ठीक है मेरे भैया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का वो बयान तो घूम रहा है कि मैंने कहा अपनी नानी से कि आप तो आप खुश होगी, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा, तो उन्होंने कहा ना बेटा मैं खुश नहीं हूं। ये तो गूंज रहा है ना। तो देखिए, उन्होंने भगवान राम का सम्मान किया ना, उन्होंने भगवान राम के सम्मान के बारे में कहा। आज भी भगवान राम का सम्मान कर रहे हैं और किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी ने भगवान राम का ठेका लिया हुआ है क्या, या बीजेपी ने भगवान राम के पेटेंट ले लिया हुआ है। हर वर्ग के, हर समाज के कण कण में राम है, कण कण में सीता है। तो भगवान राम तो आदर्श हैं, पूरे देश के भगवान है, पूरे प्रदेश के भगवान है। और भगवान राम के तो हजारों करोड़ों मंदिर बने हुए भारत के अंदर। अच्छा, एक बात तो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी उसमें भगवान राम पे आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान राम को जिस तरह से पेश किया गया, भगवान राम को जिस तरह इस्तेमाल किया गया और जनता को बेवकूफ बनाया गया। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था अपने जजमेंट में कि वहां पे ये बात गलत है कि वहां पे कोई मंदिर था उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके ऊपर भाजपा ने पूरे देश को बेवकूफ बनाया सालों साल। ये जजमेंट पे बात हुई, जजमेंट बहस हुई कभी नहीं मोहम्मद तकी मैं आपको रोकूंगा। अयोध्या के जजमेंट पर नहीं जाइए, आपने फैक्चुअल बात नहीं कही। मैं भी उस बहस में जाता नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं। अयोध्या पर कभी बहस रखेंगे तो कहेंगे मैंने उस जजमेंट को बहुत थॉरोली पढ़ा है, ठीक है। जजमेंट पर टिप्पणी नहीं करिए क्योंकि वो उसमें फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। केजरीवाल जी के दौरा करने से बीजेपी को दौरा क्यों पड़ रहा है? ठीक है, रुको भाई रुको। अब मैं कौशल मिश्रा के पास चलूंगा, एक टिप्पणी करके अपने भाई मोहम्मद तकी ने जो बात कही उस पर, ताकि तथ्य दुरुस्त रहें, तथ्य पवित्र रहें। बिल्कुल ठीक बात है मोहम्मद तकी की कि केजरीवाल जी अगर वहां जा रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक बात। अगर वो ये कह रहे हैं राम मेरे आराध्य हैं, मेरी आस्था राम में, बहुत सुंदर बात। मेरी आस्था बांके बिहारी में है, अयोध्या में है, जहां भी है वहां मैं चुनाव की दृष्टि से नहीं जाता ना, मैं जब अवसर मिलता है तब जाता हूं। कितने लोग अयोध्या गए? अयोध्या आज पैदा हुई है क्या? रामलला आज वहां है? कितने लोग गए वहां? तभी सवाल तो पूछा जाएगा मित्र। इतना भी सरलीकरण मत कर दो। चुनाव चिन्ह झाड़ू होना ठीक है, लेकिन तथ्यों पर झाड़ू नहीं लग सकती मित्र। चुनाव चिन्ह झाड़ू ठीक है, लेकिन तथ्यों पर झाड़ू तो नहीं लग जाएगी। अयोध्या की तरफ मुंह करके कोई बैठा हो कभी कहीं तो बताओ। लोग फैजाबाद होके चले आए, रामलला के दर्शन करने नहीं गए। कुछ आ रहे हैं कौशल, कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला डिस्प्यूटेड था। वो लोग आडंबर करते हैं, झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के दर्शन और पूजा पर कभी रोक नहीं लगाई थी। आप क्यों नहीं जा सकते थे? उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ को छोड़कर अयोध्या क्यों नहीं गया? कुछ शर्म की बात थी अयोध्या जाना क्या? संकट की बात थी क्या? नाक कट जाती क्या? यह सवाल कभी नहीं पूछा गया कि आज देवा शरीफ आप जा सकते हैं, स्वागत है, स्वागत है, लेकिन अयोध्या क्यों नहीं जा सकते? आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बगल से गुजर जाती थी, आप रुक के रामदाना नहीं चढ़ा सकते थे? किसने कहा था कि अयोध्या में कोई डिस्प्यूट है इसलिए दर्शन नहीं होगा? हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। इसलिए इतना सरलीकरण मत करिए, इसीलिए लोग कहते मामला चुनावी है। कौशल मिश्रा, आप पर जो आरोप लगे उनका उत्तर दीजिए। फिर वही सवाल, आप लोगों से बड़ा कोई आ गया जिस दिन, जिसने कहा गाड़ी घोड़ा बंगला स्विट्जरलैंड की सैर सब देंगे, सरकार बनवा दो हमारी, तब कैसे चुनाव लड़ोगे मित्र, बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक कुरूप चेहरे को आईना दिखा दिया। बहुत बढ़िया बोला आपने। अच्छा है कि आपने सच बोला, वहां नहीं गए। अब देखिए बीच में हिलाल भाई केवल कौशल की आवाज। जी कौशल जी बोलिए। सर हम इतने शांति से, ईमानदारी से आपकी बात दिल से लगा के सुन रहे हैं, और आप विपक्षी हैं। आपकी कमियों को हम अडॉप्ट करके हम इससे बेहतर काम करके दिखाएंगे अगले 5 साल में। आपकी कमियां सर आंखों पर,
और जहां तक रही, चूंकि राम मंदिर की बात हुई और राम की बात हुई, तो हाँ, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि राम पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट, धारा 370 पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट, अयोध्या पे सिर्फ हमारा कॉपीराइट है, भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है। क्योंकि एक भी राजनीतिक दल ये बता दे कि कब उसने किसी भी स्टेटमेंट में इन दोनों बातों में बोला था, तो हाँ, ये हमारा कॉपीराइट है और ये हिंदुस्तान भी भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है, रहेगा और हमेशा रहेगा। क्योंकि हम 5 साल की सरकार चलाने के लिए राज नहीं करते, हम 5 साल की सरकार चलाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हम देश चलाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो हाँ, हम देश की राजनीति करते हैं, हम आपके जैसे जाति और धर्म गिरी हुई चीजों की राजनीति नहीं करते। ये आईना है, देखिए बीजेपी ने शुरू करी थी, गांधीवाद बीजेपी ले गए सबसे पहले राजनीति। बीच में जब सुनने की हिम्मत ना हो तो बोलते नहीं है। कांग्रेस ने वहां राम मंदिर में ताला खुलवाया था। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। आप 5 आदमी एक तरफ, आप गलत तथ्य कह रहे हैं। भगवान राम बीजेपी के अस्तित्व से बहुत पहले थे। भगवान राम का सभी वर्गों ने सम्मान किया है, सभी ने उसका सम्मान किया है। सरजू घाट बहुत पहले बन गए थे बीजेपी के आने से। आपने भगवान राम को डिस्कवर नहीं किया है। आपने पोस्टर दिखाया, इसमें मोदी जी पड़े हैं और भगवान राम छोटे पोस्टर चलाए आप लोगों ने। आप लोग अपने आप को भगवान राम से बड़ा कसम चले जाते हैं। बात कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद तकी को रोकिए, केवल कौशल की आवाज आएगी। कौशल मिश्रा कंप्लीट करिए भाई, समय कम है जी। देखिए, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि वहां पे मंदिर मस्जिद दोनों को हटा करके वहां विद्यालय बना देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में कहीं विद्यालय बनाने की जगह नहीं हुई। राम मंदिर, राम के जन्मभूमि में विद्यालय बनाने की बात करने वाले ये लोग आज राम मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। सारे लोग राम की पूजा करने लगे हैं। भगवान राम को भी पढ़ के समझा जा सकता है। भगवान राम को समझने के लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, शिक्षा लेनी पड़ती है। दोनों को रोकूंगा। समय ठीक है। कौशल भाई आगे बात, मोहम्मद तकी साहब आगे बात, समय कम है। अयोध्या पर हम चर्चा नहीं करने आए थे आज, लेकिन हाँ, इस बात को मैं अपनी संपादकीय टिप्पणी में जरूर पुनर्रेखांकित करूंगा। जब आप लोग ये कहते हो कि क्या अयोध्या पर भाजपा का कॉपीराइट है, ठीक है, सवाल पूछने के लिए ठीक है, लेकिन इसी के साथ भाई कौशल जी रुकिए, एक काउंटर सवाल आता है, आपको अयोध्या का रास्ता नहीं पता था? किसी मित्र ने कहा अयोध्या आज की नहीं है, आज की सरयू घाट आज का नहीं है। आज कल छोड़ो, 49 से दिसंबर 49 से भगवान राम अरे रुको भाई, आप रुको, सैयद तकी, कोई गया? गोविंद बल्लभ पंत से शुरू करिए। कल्याण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे जो अयोध्या गए भगवान राम के दर्शन करने, रामलला के, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। मुझे कल बात अच्छी लगी योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि मैं अपनी आस्था पर पाखंड नहीं करता, आडंबर नहीं करता। हां, मैं राम मंदिर जाता हूं रामलला के दर्शन करने। मायावती जी क्यों नहीं गई? नारायण दत्त जी क्यों नहीं गए? वीर बहादुर क्यों नहीं गए? विश्वनाथ प्रताप क्यों नहीं गए? श्रीपति मिश्रा क्यों नहीं गए? संपूर्णानंद क्यों नहीं गए? किसने रोका था? 144 लगी थी, मुलायम सिंह जी क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? किसी ने रोका था? इसलिए चीजों का इतना सरलीकरण मत करिए। हम अपने मूल विषय पर हैं, फिर लौटते हैं। क्लास ऐसा बना दीजिए, स्मार्ट क्लास जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, तब ये इंडिविजुअल्स को लैपटॉप की जरूरत शायद नहीं पड़े। किसान को उसकी फसल का इतना वाजिब मूल्य मिल जाए। एमएसपी का जवाब मुझे मंजूर नहीं। एमएसपी में क्या झोल है, इस पर कभी अलग से चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। एमएसपी का बात जो अमित जमई ने उठाई वो भी, और जो कौशल ने उठाई वो भी, दोनों की बात में झोल है। एमएसपी कौन सी होनी चाहिए और एमएसपी का गंडा पहनने से भी एमएसपी मिल जाए इसकी गारंटी नहीं, वो खेल अलग है। किसान को हम इतना मजबूत क्यों ना कर दें को उसको रुपया 2 रुपया बिजली के लिए झगड़ा करना, भीख ना मांगनी पड़े, इतना मजबूत हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता रास्ता? मैं फिर कहता हूं, शायद आप लोगों ने सुना हो,
दिल्ली का पड़ोसी राज्य जहां कांग्रेस शासित, जहां भी बवाल चला लंबा, पंजाब, हिलाल भाई को अगर याद होगा तो वहां तो एक पार्टी ने 5 किलो देसी घी का तक वादा कर दिया था कि हमारी सरकार आई तो हर घर में 5 किलो देसी घी। बताइए इस मूर्खता पूर्ण लोकतंत्र के प्रहसन पर हंसे कि रोए? कल को कोई कह देगा 1 किलो जलेबी। ऐसे चुनाव, ऐसे राजनीति करना चाहते हैं? ये देश के साथ न्याय नहीं, ये लोकतंत्र की मूल भावना के साथ न्याय नहीं। मैं फिर कहता हूं, भारत को, प्रदेश को मछली पकड़ना सिखा दीजिए, बाकी काम वो खुद कर लेगा। क्यों लाइन में लगे लोग? क्यों आप राजनेताओं की ओर देखें भिक्षा पात्र लेकर कि हे प्रभु इसमें कुछ मुफ्त का डाल दो ताकि हम जीवन जी पाएं? 1 रुपए में एक पर्ची बनेगी, 10 रुपए में बने, इस मसले से आगे हम उत्तर प्रदेश को नहीं ले जा सकते क्या? कि 10 में बने चाहे 20 में बने, हम समर्थ हो गए। और अब नहीं समर्थ होंगे तो कब समर्थ होंगे? क्या कम यात्रा की है उत्तर प्रदेश ने और भारत ने? मुफ्त के वाक जाल से निकलना चाहिए भारत की राजनीति को। धरातल पर आम आदमी को इतनी राहत दी, इतना मजबूत कर दीजिए कि उसे आपके ये छोटे छोटे प्रलोभन वोट देने की उसकी क्षमता को विपरीत स्थिति में प्रभावित न करें। अभी वो स्थिति नहीं है। अभी तो एक घोषणा पूरे चुनाव के परिदृश्य को बदल देती है। ये एक चिंता की बात है, इससे हमको निपटना होगा। और मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा सारे राजनीतिक दलों के मित्रों से, अगर आप लोग नहीं चेते तो प्रबुद्ध और प्रगल्भ लोगों की कभी कमी नहीं। भारत में कोई ना कोई सवा शेर मिल जाएगा, वो ऐसी घोषणा कर देगा कि रोते नहीं बनेगा। धन्यवाद।